अरे जनाब, एडेक्सल फिजिक्स है, जनवरी 2022 के पेपर का क्वेश्चन है। और आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसकी मेन हेडिंग है स्टोक्स लॉ। और स्टोक्स लॉ क्या है, तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अंदर ये बात वैसे ही और क्लियर हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक स्मॉल स्फेयर है और इसको मैं मूव कराना चाह रहा हूँ हॉरिजेंटली एक विस्कस लिक्विड में से। ठीक। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि स्टोक्स लॉ मैं इस पर अप्लाई करूंगा और उससे मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा ड्रैग फोर्स। ठीक है। कह रहे कंडीशन बताएं स्टोक्स लॉ कब वैलिड होता है, स्टोक्स लॉ अप्लाई करने के लिए कंडीशंस बताइए। ठीक है जनाब। तो ज़रा इस बात को लिखिएगा, दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर वन कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप स्फेरिकल होना चाहिए। द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्फेरिकल। ठीक है ना, अभी तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये टोटल दो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कि आपको मैंने पढ़ाया कि लिक्विड का फ्लो दो तरह का होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है, एक लेमिनार फ्लो होता है। तो आप लिख लीजिएगा द फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड मस्ट बी स्ट्रीमलाइन या बेहतर टर्म है लेमिनार। ठीक है बेटा, ये दो कंडीशंस पूरी होंगी तो आप इसके ऊपर स्टोक्स लॉ लगा सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है जी। अच्छा चलें, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के बाद क्वेश्चन जनाब हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल ये कोई लिक्विड है। ठीक है। इस लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल शेप में। देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 5 न्यूटन एक्टिंग हॉरिजेंटली ऑन द स्फेयर। स्फेयर पे जो फोर्स लग रही है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इस फोर्स की वैल्यू है 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 5 न्यूटन। स्फेयर का साइज बता दिया है, विस्कोसिटी बता दी है। कह रहे एट वन इंस्टेंट द स्पीड ऑफ स्फेयर, सर स्पीड बता दी है। तो बताइए, स्पीड भी पता है, डायमीटर से रेडियस आ जाएगा, विस्कोसिटी भी पता है, तो कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं? कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्फेयर। ठीक है जनाब, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्फेयर कैलकुलेट करना है। तो जो फोर्स इसको ड्राइव कर रही है, जो फोर्स इसको ड्राइव कर रही है, ठीक है जनाब, तो उस फोर्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी है। ठीक है जनाब, उस फोर्स की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी है। अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू है कितनी? सर फोर्स की वैल्यू है 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 7। ठीक है जनाब। अच्छा, ये तो हॉरिजेंटल फोर्स लग रही है। ये वो फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हॉरिजेंटल लग रही है। ठीक है जनाब। अच्छा, इस फोर्स के बदले में जब ये ऑब्जेक्ट भागेगा तो ये बताइए एक ड्रैग फोर्स पैदा होगी। यानी कि ये तो ड्राइविंग फोर्स है ना, ये वो फोर्स है जो उसको ड्राइव कर रही है, आगे भगा रही है। ठीक है जी। इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रोकने के लिए कोई अपोजिंग फोर्स पैदा होगी, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। और वो जो ड्रैग फोर्स होगी, वही ड्रैग फोर्स मैं पहले स्टोक्स लॉ से कैलकुलेट करूंगा। स्टोक्स लॉ हमें बताता है कि 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है ना, अब ये वो फोर्स है जो रेजिस्टिव फोर्स है, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो बेटा 6 ऐसा ही है, पाई की वैल्यू बेटा ये रही। विस्कोसिटी की वैल्यू, सर विस्कोसिटी है 7.1 एक्सपोनेंट माइनस 2 पास्कल सेकेंड। ठीक है ना, पी ए फॉर पास्कल है, एस फॉर सेकेंड है, तो पास्कल सेकेंड इट इज विस्कोसिटी। बताइए बेटा, विस्कोसिटी के बाद आपको फॉर्मूले में चाहिए रेडियस, उन्होंने दिया हुआ डायामीटर। तो डायामीटर को 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 इट इज द डायामीटर। डायामीटर को 2 से डिवाइड कर लेंगे। फिर आखिर में चाहिए आपको वेलोसिटी।
कितनी वेलोसिटी से आप उसको मूव करा रहे हो। तो स्पीड भी दी हुई है, स्पीड दी हुई है सर 5.2 एक्सपोनेंट -3। ठीक है जनाब। तो मैंने फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यूज लिख दी, और सारी वैल्यूज लिखकर जो ड्रैग फोर्स आ रही है, आप फार्मूले में बेटा कैलकुलेटर में सारी की सारी वैल्यूज डालें तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1.57 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन। ठीक है जनाब। तो इट इज द ड्रैग फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में मूव कराते हो, तो जो ड्राइविंग फोर्स है जो उसको ड्राइव करा रही है वो राइट साइड पे ड्राइव करा रही है। और जो फोर्स हमने कैलकुलेट की है, इस फोर्स के हम लोग नाम रख लेते हैं, एक को मैंने F1 कह दिया, एक को मैंने F2 कह दिया। तो अभी जो मैंने फोर्स कैलकुलेट की है इस डायग्राम में, ताकि आप समझ सकें, एक्चुअली इट इज द ड्रैग फोर्स, इट इज द ड्रैग फोर्स। और जो फोर्स पहले से मैं लगा रहा हूँ जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करा रही है, इट इज F1। ये बताइए सारी बेटा बताएं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है? अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं इनकी निकालना चाहता हूँ रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट को कम स्पेलिंग में लिखे तो मैं नेट फोर्स लिखना पसंद करता हूँ। नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट फोर्स है। और ये रिजल्टेंट फोर्स उस ड्राइविंग फोर्स और इस ड्रैग फोर्स का डिफरेंस होगी। ड्राइविंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स लग रही है 2.3 एक्सपोनेंट -5। इट इज द ड्राइविंग फोर्स। और जो फोर्स इसे अपोज कर रही है, जो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, इट इज 1.57 एक्सपोनेंट -5। ठीक है जनाब। और इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो इट विल बी द नेट फोर्स, और इसका रिजल्ट आएगा 7 तो नहीं आएगा, जरा माइनस करके बताइए क्या आ रहा है भैया। 7.34 एक्सपोनेंट -6 बन गया। ठीक है ठीक है ठीक है। वो 0.7 है तो फिर एक्सपोनेंट -6 में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो ये आ गई जी रिजल्टेंट फोर्स। ये आ गई जनाबे आली रिजल्टेंट फोर्स। इस रिजल्टेंट फोर्स से आपने क्या सीखा सारिम भाई, मुझे जरा बताइए। इस रिजल्टेंट फोर्स से बेटा आपने क्या सीखा? जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लें तो फिर हम और आगे चलने को प्लान करें। ठीक है ना, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब ये बताइए यार कि अगर आप रोड पर फॉर एग्जांपल साइकिल चला रहे हो, ठीक है ना, साइकिल चलाने से जरा मैं बात आसानी से समझा सकूंगा। आप साइकिल चला रहे हो लेकिन सामने से इतनी तेज हवा आ रही है कि आप साइकिल तेज चला ही नहीं पा रहे, साइकिल तेज चला ही नहीं पा रहे। फिर भी मैंने कहा जरा साइकिल तेज चलाओ, तो आपने बहुत जो फास्टेस्ट साइकिल चलाई, अब्दुल रहमान, आपकी स्पीड थी 10, हवा में आपकी फास्टेस्ट स्पीड थी 10। पर मैंने बोला यार, आपने बोला है सर मैं इससे भी तेज चला सकता था अगर एयर नहीं होती, अगर ड्रैग फोर्स नहीं होती ना तो मैं आपको इसी भी तेज चला के दिखाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैंने अब्दुल रहमान से कहा बेटा तुम साइकिल चला के दिखाओ, और मैंने कहा तुम कितनी तेज चला सकते हो। तो अब्दुल रहमान ने साइकिल चलाई 10 की स्पीड से, लेकिन 10 की स्पीड थी जब एयर थी। तो अब्दुल रहमान से मैंने बोला, मैंने बोला यार तुमने तो बड़ी स्लो, इतनी तेज तो नहीं चलाई, तुम्हें तो ज्यादा तेज चलाना चाहिए। तो अब्दुल रहमान ने कहा सर मैं बहुत तेज साइकिल चलाता अगर एयर नहीं होती, अगर रेजिस्टिव फोर्स ना हो तो ऑब्जेक्ट बहुत फास्टेस्ट मूव कर सकता है। अब्दुल रहमान ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हम किसी ऑब्जेक्ट को फास्टेस्ट जब मूव करा सकते हैं जब कोई अपोजिंग फोर्स ना हो। ठीक। और आप गौर कीजिएगा इस टॉपिक में जो ड्रैग फोर्स है ना, यही तो सर अपोजिंग फोर्स है जो रोक रही है। ठीक है ना, अब जो रोक रही है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्फीयर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बताइए मैक्सिमम फोर्स कब हो सकती है, कितनी हो सकती है, कैलकुलेट करें। तो मैं कहूंगा, ये वाली बात पहले लिख रहा हूं कि इफ नो ड्रैग फोर्स, अगर ड्रैग फोर्स ना होती, ठीक है ना, और ड्रैग फोर्स इस टॉपिक में मैंने F2 लिखा हुआ है।
अगर मैं F2 को 0 कर दूं तो अब उसके पास फोर्स बाकी बची ओनली F1, और F1 है ड्राइविंग फोर्स जो उसको भगा रही है। उस ड्राइविंग फोर्स से क्या निकालनी है? स्पीड कैलकुलेट करनी है। और फोर्स को किसी लिक्विड में स्पीड के साथ कनेक्ट करना हो तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, वो फोर्स कितनी फोर्स लग रही है सर? फोर्स जो उस पर लग रही है इट इज 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 5। तो 2.3 exponent minus 5, it is the force that is acting on the sphere. 6 is a constant, pi is a constant, eta is the viscosity, and viscosity is constant. आपने v कैलकुलेट करना है, और इस स्फेयर का रेडियस 4.5 को आधा करूंगा तो बन जाएगा 2.25 एक्सपोनेंट माइनस 3। और अब ऑब्वियसली आप v को सब्जेक्ट बनाओगे क्योंकि आपने स्पीड कैलकुलेट करना है। तो स्पीड का रिजल्ट आ जाएगा 7.64 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें सारी भाई मैंने आपको ये बात सिखाने की कोशिश की कि अगर रेजिस्टिव फोर्स ना हो, अगर रेजिस्टिव फोर्स ना हो तो रेजिस्टिव फोर्स ना होने से, रेजिस्टिव फोर्स ना होने से मैक्सिमम फोर्स मिल जाती है। ठीक है ना? तो रेजिस्टिव फोर्स इज द ड्रैग फोर्स। अगर ड्रैग फोर्स को मैं मानूं ही नहीं कि है ही नहीं, तो फिर तो खाली जो ड्राइविंग फोर्स होगी जो उसको चला रही है उससे आप मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक जा सकते हो, बट अब वो मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। ठीक, पीडीएफ ऐसे भी क्लास के बाद आपको मैं भेज दूंगा, इसलिए मैं आपको और टाइम नहीं दे रहा कि आप इसको देखें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कह रहे जनाब, अगर मैं एक ऐसा रेडियस स्फेयर लेकर आ जाऊं जिसका डायमीटर ज्यादा हो। ठीक है जनाब, स्फेयर का डायमीटर ज्यादा है। अच्छा जी, अगर डायमीटर ज़्यादा है तो F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा वी आर। ठीक है जी, कह रहे हैं डायमीटर ज़्यादा है। सर डायमीटर ज़्यादा है इसका मतलब है रेडियस ज़्यादा है। एक बात हो गई। इज एक्टेड अपॉन बाय द सेम कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है, जो जिस कांस्टेंट है उसको हटाते जाओ। 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अच्छा, एज इन बी द लिक्विड इज एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर, एक नई बात आ गई, लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता था? गौर से सुनिएगा सर। विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि अगर आप घी को स्टडी करें। ठीक है जनाब, घर में खाना पकाने के लिए घी भी यूज करते हैं, कुछ लोग ऑयल यूज करते हैं। घी की बात कर रहा हूँ। तो अगर घी को सर्दियों में आप देखें, सर्दियों में तो आप देखोगे सर्दियों में जो घी होता है वो हमें सॉलिड स्टेट में नजर आ रहा होता है। ठीक है जनाब, लेकिन अगर मैं उसी घी को गर्म करना शुरू कर दूं तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है जनाब, तो वो मेल्ट होने लगेगा, और जितने हाई टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा वो उतना थिन होता चला जाएगा। थिन होने का मतलब उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक। अच्छा, इसी तरह हम अपनी गाड़ियों में भी जो इंजन ऑयल फिल करते हैं, तो उस इंजन ऑयल की जो कंपनी होती है वो इस बात का क्लेम करती है कि गाड़ी जितनी भी ज़्यादा गर्म हो जाए, टेम्परेचर जितना भी ज़्यादा हो जाए, हमारे इंजन ऑयल की विस्कोसिटी बहुत थोड़ी सी अफेक्ट होती है। मतलब अफेक्ट तो होती है। तो अगर कोई इंजन ऑयल जितना सस्ता होगा, जितना लो क्वालिटी होगा, तो वो जितना इंजन गर्म होगा ना, विस्कोसिटी उतनी कम करा देगा। ठीक। तो जो अच्छा इंजन ऑयल होगा तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने पे भी उसकी विस्कोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। पर काम की बात, जितना हाई टेम्परेचर उतनी लो विस्कोसिटी, जितना हाई टेम्परेचर उतनी लो विस्कोसिटी। तो बताइए, उन्होंने टेम्परेचर लो कर दिया बेटा, और अगर उन्होंने टेम्परेचर लो कर दिया है, टेम्परेचर लो कर दिया है, तो मैं इस इक्वेशन को अगर यूं कर लूँ ना, तो मेरे लिए जरा समझाना आसान हो जाएगा। जरा गौर से देखिएगा। पहली बात तो उन्होंने क्या कर दिया है? डायमीटर लार्ज साइज का कर दिया। डायमीटर बढ़ा दिया, इसका मतलब है रेडियस बढ़ा दिया। सर रेडियस बढ़ा दिया तो स्पीड, मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू कम हो जाएगी। मैक्सिमम स्पीड जो अभी ऊपर सवाल करके आए, वो मैक्सिमम स्पीड जितनी अभी तुमने कैलकुलेट करी उससे कम हो जाएगी अगर आप बड़ा रेडियस बड़े साइज का स्फेयर लेकर आ गए। एक बात। दूसरी बात,
सर टेम्परेचर लो हो गया, सर टेम्परेचर लो होगा ना, तो टेम्परेचर लो होने से विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और विस्कोसिटी ज़्यादा होने से मैक्सिमम स्पीड और कम हो जाएगी। ठीक है जनाब। तो क्या बात सीख रहे हैं, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि, बल्कि इसको लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात समझ में आ जाएगी। ज़रा यूँ लिखिएगा जनाब, एज एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक, इट शोज, ठीक, velocity is inversely proportional with viscosity and radius। क्योंकि फोर्स इज कांस्टेंट, ऊपर लिखा हुआ है तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, उसने खुद बोला हुआ है कांस्टेंट फोर्स। सर फोर्स कांस्टेंट है, और जब फोर्स कांस्टेंट है, 6 पाई कांस्टेंट है, तो उन चीजों को मैंने हटा दिया, जो चीजें कांस्टेंट नहीं उनको लिख दिया मैंने। और ये लिखने के बाद अब मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूँ, क्या, फॉर लार्जर डायामीटर मैक्सिमम स्पीड of this sphere will decrease। ठीक है जनाब, पहली बात, सर अगर आपने स्फेयर का रेडियस बढ़ा दिया, स्फेयर का सर साइज बढ़ा दिया, तो स्फेयर का साइज बढ़ाने पर, सर स्फेयर का साइज बढ़ाने पर रेडियस सर ज़्यादा हो गया। और अगर सर रेडियस ज़्यादा हो गया, तो रेडियस ज़्यादा होने का मतलब, रेडियस ज़्यादा होने का मतलब उसकी मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी जनाब, छोटी हो जाएगी। ठीक है जी, एक बात हो गई। दूसरी बात पर आइए, टेम्परेचर वाली बात पर आइए। As low temperature, at low temperature, the viscosity of liquid increase। सर विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी लो टेम्परेचर पर, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जनाब, चीज़ें फ्रीज होने लगती हैं, डेंसिटी, विस्कोसिटी, इन सब पे अफेक्ट आने लगता है। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज, सो द मैक्सिमम स्पीड, so the maximum speed of sphere will decrease। ठीक है जनाब, मैंने दोनों पॉइंट्स को अलग अलग करके लिख दिया, और आखिर में दिल चाहे तो कंक्लूजन दे सकता हूँ। और कंक्लूजन ये है कि मैक्सिमम स्पीड डिक्रीज। हाय हाय, मैक्सिमम स्पीड डिक्रीज। ठीक है जनाब, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। जी सारे भाई, सवाल स्टोक्स लॉ का अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने पूरा हैंडल कर लिया। अगर इसको बेटा कॉपी कर चुके हो तो, हाँ नहीं नहीं, इंशाल्लाह आसान लगेगा। अभी यार जब ये वाले टॉपिक्स हमारे खत्म हो जाए ना, एयरली पर आ जाएंगे और पूरे पूरे पेपर कर रहे होंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको देखिएगा और चीज़ें आसान लगने लगेंगी इंशाल्लाह। ठीक है ना। अच्छा खैर बेटा, ये क्वेश्चन हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। स्टोक्स लॉ का एक आइडिया भी हो गया कि स्टोक्स लॉ में क्या हो रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम और अगला सवाल भी देखने की ख्वाहिश है हमें। ये गैलीलियन थर्मामीटर है, इसका स्टोक्स लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी हम खाली स्टोक्स लॉ करना चाह रहे हैं। ये भी हम कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जरा पहले कर लें, इसमें जरा कुछ आसानी है, उसके बाद फिर मैं ऊपर वाला कराऊंगा। ठीक, कराऊंगा सारे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखिए। जनवरी 2021, जनवरी 2021 के अंदर ये कह रहे हैं कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ऑयल में रखा हुआ है, इसका डायमीटर इतना है, और इसको हमने छोड़ दिया। और जब इसको छोड़ा तो
it moves upward through the oil at constant velocity. ठीक है जनाब. The bead is released and moves upward. ऊपर भाग रहा है भाई, क्या बात है. Complete the free body force diagram below to show all the forces acting on this object. इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी फोर्सेस आपने बतानी है. और ख्याल रहे कि ये मूव कर रहा है अपवर्ड. ये वाली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इट इज मूविंग अपवर्ड. तो भाई याद रखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है सर, वो वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है. ये बेटा मैंने डाउनवर्ड वेट बनाया है. वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है. ठीक. और क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर भाग रहा है, तो वो जो अभी हमने स्टोक्स लॉ वाली एक फोर्स पढ़ी है जिसका नाम है ड्रैग फोर्स, सर वो भी नीचे की तरफ होगी. और आप गौर कीजिए, मैंने जानबूझ के ड्रैग फोर्स वाला एरो भी बहुत छोटा बनाया है, वेट वाला एरो भी बहुत छोटा बनाया है. बल्कि मैं वेट वाले को और छोटा करना चाहूंगा. उसकी वजह ये कि इन दोनों एरोस का जो सम है ना, इट शुड बी लेस देन अपथ्रस्ट. उसकी वजह समझ रहे हो सर? ऑब्जेक्ट भाग रहा है ऊपर, सही जनाब. ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपवर्ड. और अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है तो पक्की बात है कि अपथ्रस्ट वाली जो फोर्स है ना, वो ग्रेटर देन वेट प्लस ड्रैग फोर्स है. ठीक है ना. अब अपथ्रस्ट वाली फोर्स ग्रेटर देन वेट और ड्रैग फोर्स है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर भाग रहा है. ठीक है जनाब. अच्छा, ड्रैग फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसको मैंने नीचे बनाया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपवर्ड. तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है जो बड़ा ही मासूम सा मुझे क्वेश्चन लगा. और इस 2 मार्क के क्वेश्चन को करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन के बी पार्ट में आना चाहते हैं. ठीक है जनाब. अब बी पार्ट क्या है, तो जरा बी पार्ट के ऊपर चलते हैं. कह रहे हैं शो दैट द अपथ्रस्ट द ऑयल एक्सर्ट ऑन द बीड इज अबाउट इतना, डेंसिटी ऑफ ऑयल इतनी. ठीक है जनाब. अपथ्रस्ट. जरा अब्दुलरहमान, मुझे यार इतने सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, अपथ्रस्ट का यार एक फॉर्मूला तो बताइए जल्दी से. पहले अब्दुलरहमान बताइएगा, कोई और बच्चा नहीं बोले भाई. अब्दुलरहमान बेटा बताइए अपथ्रस्ट का फॉर्मूला. अच्छे खासे सवाल करा चुका हूँ अपथ्रस्ट की. जी बेटा. कितना? क्या क्या दोबारा बोले? हाँ भैया, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला बताइए. अच्छा बेटा, सारी माँ बताइए अपथ्रस्ट का फॉर्मूला. अबे सारी में ऐसा ना करो यार. फिर भी तुम्हारी बात काफी करीब करीब है. तुम जिसको पी बोल रहे हो ना, वो है रॉ. और ये है जी. हाँ, ये हो गया वी. चलो ठीक है, मैंने मान लिया तुम इसके करीब हो, पर अभी तो मैं छोड़ नहीं रहा. तुम मुझे बताओ, डेंसिटी किस चीज की होगी? लिक्विड की. बस बस रुक जाओ रुक जाओ, अभी क्या मतलब, अभी रुक जाओ बेटा. यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पर है ऑयल है यहाँ पे. ठीक है ना, यहाँ पे ऑयल है. तो मैंने लिख दिया ऑयल. ऑयल पूरा मैंने लिख दिया ताकि ऑब्जेक्ट से कंफ्यूजन ना हो. ये ऑयल हो गया. और वॉल्यूम किस चीज का होगा ये बता? ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कौन? स्फीयर होगा. सही है जी. नहीं नहीं, अभी जब तुमने जिस तरह फार्मूला सोचा था मैं डर गया ना. ठीक है जनाब. तो ये वॉल्यूम होगा स्फीयर का, जो इसमें रखा हुआ है. ठीक है जी. अच्छा, वॉल्यूम, सॉरी, ऑयल की डेंसिटी सर सिंपल दी हुई है 930. सर ग्रेविटी हमें पता है 9.81. अब जरा 1 मिनट रुकिएगा. अब्दुल रहमान, मुझे बताइए स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम, इफ वी आर गिवन ओनली डायमीटर. जी. कोई स्फीयर हो तो बेटा स्फीयर के वॉल्यूम का अब्दुल रहमान फार्मूला क्या होता है बताइए. अब्दुल रहमान, आप हमें मरवाएंगे यार. आपको अगर वॉल्यूम लास्ट के लास्ट में करवाया मैंने स्फीयर का वॉल्यूम. बताइए बताइए बताइए. स्फीयर का वॉल्यूम लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने सिलेंडर का कराया, चले, लेकिन स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बताएं. पाई आर स्क्वायर. जबरदस्त. सारे में आप बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. जी, 4/3 पाई आर क्यूब. आर में यार डायमीटर दिया हुआ है 2, 4 को मैं 2 लिख रहा हूँ.
2 एक्सपोनेंट -3 और क्यूब होता है इसलिए मैंने क्यूब लगा दिया। और बेटा अब्दुलरहमान प्लीज यार फार्मूला याद कर लो भाई, 4 पाई अपॉन 3 r क्यूब। सही है भाई, तो इट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। खैर ये सवाल शो दैट है, इसलिए फार्मूला मैंने लिख दिया, सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। मैं आंसर लिख रहा हूँ 3.1 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन। अब थ्रस्ट आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, 3 मार्क का क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन है नहीं। ठीक है जी, तो ये तो वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम के बाद कह रहे हैं जनाब, स्टोक्स लॉ शोज हाउ द विस्कस ड्रैग ऑन अ स्फीयर इज रिलेटेड टू इट्स वेलोसिटी थ्रू अ फ्लूइड। ठीक है, स्टोक्स लॉ इज ओनली वैलिड इफ द बीड इज मूविंग सफिशिएंटली स्लोली थ्रू द ऑयल। ठीक है, स्टेट द रीजन फॉर दिस कंडीशन। तो बताइए इस कंडीशन की क्या रीजन है, तो जरा गौर से सुनिएगा। ये बताइए, जी 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 वही वाली बात करने जा रहा हूँ। कह रहे हैं जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड अगर कहीं फ्लो कर रहा हो, तो लिक्विड अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, और इस स्ट्रीम लाइन फ्लो में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को तेज मूव कराना शुरू कर दूँ, ये तो बहुत स्लोली मूव करा रहा हूँ, तेज मूव कराना शुरू कर दूँ, तो तेज मूव कराने से ना बेटा वो इसके स्ट्रीम लाइन फ्लो को खराब कर देगा, और वो फ्लो एकदम से टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो स्टोक्स लॉ जब लगता है जब लेमिनर यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो हो, और अगर ऑब्जेक्ट काफी तेज भागेगा, तेज मूव कराऊंगा, तो जाहिर सी बात है वो उसके साथ इंटरफेयर कर जाएगा, और इंटरफेयर करके उसके लेमिनार फ्लो को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए ये कंडीशन जरूरी है कि इट शुड मूव स्लोली। तो इसका बेटा मैं आंसर यूं लिखूंगा कि जनाब द फ्लो ऑफ लिक्विड must be laminar if sphere moves fast, it can interfere laminar flow, laminar flow turns into turbulent flow। ठीक है ना, अब इसकी वजह से हो सकता है कि वो लेमिनार से टर्बुलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जनाब, तो इसलिए इसका फ्लो स्लोली होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस वाली बात को जहन में रखिएगा। आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो अब कैलकुलेशन वाला सवाल है। कैलकुलेशन वाला सवाल क्या, क्वेश्चन ये है कि स्टोक्स लॉ वैलिड होगा जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इससे कम होगी। तो उन्होंने एक फार्मूला लिख के दे दिया भाई कि इससे कम होगी। अच्छा जी, डिड्यूस वेदर स्टोक्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू दिस बीट, और बाकी बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। अच्छा बेटा, जब उन्होंने एक फार्मूला खुद लिख के दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं इस फार्मूले में पहले वैल्यूज लिखकर एक कैलकुलेशन करके देखूंगा, क्योंकि उन्होंने कंडीशन खुद लिख के दी हुई है। खुद लिख के दी हुई है कि भाई स्टोक्स लॉ जब लगेगा जब स्पीड इस वाली स्पीड से कम हो। तो पहले जो फार्मूला दिया हुआ उसमें जरा स्पीड डालें, 10 कांस्टेंट है, फिर लिखा हुआ है विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। तो ऊपर जाके देखिए विस्कोसिटी ऑफ ऑयल का, ये रहा विस्कोसिटी ऑफ ऑयल का नंबर दिया हुआ है। विस्कोसिटी ऑफ ऑयल का नंबर दिया हुआ है 4.9 एक्सपोनेंट -2 पास्कल सेकेंड, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल। ऑयल की डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी ऊपर जाए तो ऑयल की डेंसिटी ये रही 930। तो बेटा मैंने ऑयल की डेंसिटी लिख दी 930। फिर लिखा हुआ है डायामीटर ऑफ बीड। तो डायामीटर ऑफ बीड तो अभी अभी हम ऊपर देख चुके हैं, 4 को मैंने 2 से डिवाइड करा दिया था, तो जनाब वो डिवाइड करके नंबर बन गया था मेरे पास ये वाला नंबर। ठीक है ना, तो जरा जल्दी से इस वाले वी आर को कोई बच्चा कैलकुलेट करके बताए कि वी आर का रिजल्ट क्या आ रहा है। जो नंबर इन्होंने दिए मैं उन सारे नंबर को इसमें पुट करें, सॉल्व करें। तो मैंने कैलकुलेटर चलाया है, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 0.132। स्पीड है इसलिए इसका आंसर है मीटर पर सेकेंड।
तो ये तो कंडीशन दी हुई है भाई, कंडीशन दी हुई है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। पहले मैं इसको लिख लें, फिर मैं आपको बताऊं करना क्या है। हाँ बेटा, कॉपी कर लिया होगा आपने, नहीं कॉपी किया तो क्लास के बाद पीडीएफ से देख लीजिएगा। अभी हम थोड़ा आगे भागना चाह रहे हैं, वरना इनके अब्दुल्ला भाई की क्लास 5 मिनट के बाद है। अच्छा बेटा, ये बताइए कि अभी हम लोग ऊपर एक ये बनाकर आए थे, ये वाली डायग्राम। इस वाली डायग्राम में ज़रा देख के बताइए, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में अगर हम देखें, फ्री बॉडी डायग्राम में, तो ये बताइए अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो सर अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, तो अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड एंड वेट प्लस ड्रैग फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। और याद रखिएगा, ड्रैग फोर्स का मतलब होता है 6 पाई ईटा वी आर। ठीक है ना, ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई ईटा वी आर। ठीक। अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड, जबकि वेट और ड्रैग फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक। अपथ्रस्ट इसने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट करवाया आपसे, जरा देखिएगा ऊपर अपथ्रस्ट कैलकुलेट करके आए हम लोग। जी हाँ सर, इसने अपथ्रस्ट कैलकुलेट कराया था, ये रहा अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट था 3.1 एक्सपोनेंट -4। तो मैंने लिखा जी 3.1 एक्सपोनेंट -4। अच्छा बेटा, प्लस का वेट है, वेट इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस एम जी। एम जी का मतलब जो ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है, उसका वेट अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा। 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। सर विस्कोसिटी ऑफ ऑयल ये रही विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, 4.9 एक्सपोनेंट -2। सर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, आर इज द रेडियस। सर रेडियस के लिए उन्होंने डायमीटर दिया हुआ था, उसको आधा कर दें। इसको आधा करोगे तो 2 एक्सपोनेंट -3। ठीक। अच्छा, इसके अंदर भी वैल्यूज डालना चाह रहा हूँ। इस जी की जगह बेटा मैंने लिख दिया 9.8, और एम की जगह लिखूंगा उस ऑयल का मास। उस ऑयल का मास, ऑयल ड्रॉप का मास कितना था भैया? ऑयल ड्रॉप का मास, ऑयल ड्रॉप का मास, ऑयल ड्रॉप, ये जो सॉरी ऑयल ड्रॉप बोल रहा हूँ, ये जो बीड है, इस बीड का मास। तो बताइएगा बीट का मास कैसे निकालेंगे? तो सर बीट का मास निकालने के लिए उन्होंने कोई नंबर दिया हुआ, देखें। बीट 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 के लिए स्फेरिकल बीट, बीट का नहीं तो डेंसिटी, डेंसिटी बीट की कहाँ नजर आ रही है बता? डेंसिटी ऑफ बीट देखो कहीं, ये रही। अरे वेट दिया हुआ है जी, पूरा वेट दिया हुआ है। अरे वाह वाह, पूरा पूरा वेट। हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बोला मेहनत नहीं करो भाई, ये पूरा वेट ले लो। मेहरबानी है जी आपकी। 1.05 एक्सपोनेंट -5, पूरा का पूरा वेट दे दिया जी। ठीक। तो अब आप खुद बताइए, अपथ्रस उसने क्वेश्चन के पहले पार्ट में कैलकुलेट करवाया, वेट उसने खुद लिख के दिया हुआ है, 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, विस्कोसिटी गिवन है, डायमीटर दिया था, रेडियस निकाल लिया। तो मैं कैलकुलेट करूंगा इसकी वेलोसिटी, और जब आप सारे नंबर लिख के इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे ना, तो सर वेलोसिटी आ रही है 0.16। वेलोसिटी आ रही है 0.16। ठीक। और जब दो वेलोसिटीज आ गई, तो अब जरा क्वेश्चन में पढ़िएगा, खुद ब खुद आपको वर्डिंग समझ में आ जाएगी। लिखा हुआ है फॉर स्टोक्स लॉ, स्पीड ऑफ बीड, स्पीड ऑफ बीड वी हैव कैलकुलेट स्पीड ऑफ बीड, इट मस्ट बी लेस देन वी आर, वी आर से कम होना चाहिए। इट मस्ट बी लेस देन वी आर, क्या ये वी आर से कम है? आप बताओ, क्या 0.16 लेस देन 0.13 है? आप बताइए। एज वी इज नॉट लेस देन वी आर, ठीक है ना। ये जो v हमने निकाला है, इट इज 0.16,
वी आर हमने निकाला हुआ है 0.13 एंड दिस वी इज नॉट लेस देन वी आर। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोक्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। स्टोक्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक। और फिर मैं आपसे बोलूंगा बेटा कि इस क्लास के अंदर अभी आप खुद गौर करो कि अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा था, उन क्वेश्चंस में जब आप स्टूडेंट्स को अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला भी अगर याद नहीं आ रहा, ठीक है भैया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप पेपर में किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो भैया कहना ये चाह रहा हूँ कि जितनी बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को तो स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं होगी तो आप किस तरह पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे भाई। तो बेटा आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मुझे लगता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये मैं रिकॉर्डिंग अभी आपको दे रहा हूँ बेटा, इस रिकॉर्डिंग को देखें और इस सवाल को और पक्का करें। स्टोक्स लॉ के आज मैंने 2 सवाल करा दिए आपको।